तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। और उन्होंने कहा कि भारत का हेल्थ सिस्टम जो है वो इतना अच्छा है कि यूएस को भी हम पीछे छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि ऐसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ तो सरकार हमारे एमपी-लेड फंड बंद कर रही है और दूसरी तरफ सूचना मंत्री ने सदन में जवाब दिया है कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने 1698 करोड़ जो है वो सिर्फ विज्ञापन पे खर्च किए हैं, मतलब प्रति वर्ष जो है वो 600 करोड़। कंपनी है महाराष्ट्र में, एनजीओ है उत्तर प्रदेश में, तो सब फंड जो है वो उत्तर प्रदेश जाता है। श्री श्रीकांत शिंदे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने की अनुमति दी। आज हम 3,73,761 करोड़ का जो एप्रोप्रिएशन बिल है उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं सरकार की तरफ से पहले वक्ता का भाषण सुन रहा था, जहां उन्होंने बहुत सारे आंकड़े हमारे समक्ष रखे और उन्हें सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि देश में सब सुचारू ढंग से चल रहा है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए और उन्होंने कहा कि भारत का हेल्थ सिस्टम जो है वो इतना अच्छा है कि यूएस को भी हम पीछे छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि ऐसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए डॉक्टर्स तो है, डॉक्टर्स के कारण ही आज कोविड के कारण हम कोविड को हरा सके। उनके लिए एक पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। तुम्हारी फाइलों में यस तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। वर्तमान में कोरोना महामारी में सरकार ने अच्छा काम भी किया है, मैं सभी चीज़ों की आलोचना नहीं करूँगा, क्योंकि वैक्सीनेशन में जो काम सरकार के माध्यम से हुआ है वो 132 करोड़ लोगों को टीका देने का काम किया है, जिसमें 60% जनता को पहला डोज दे चुके हैं और दूसरे डोज जो है वो 37% लोगों को दे चुके हैं। और इसमें बड़ा काम जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट जैसे महाराष्ट्र में जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने किया है। इसकी वैक्सीन जो है वो बाहर भी, भारत में ही नहीं बाहर भी हम दे रहे हैं। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में अगर एलोकेशन की बात करें तो 49,805 करोड़ दिए गए हैं एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स फूड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। 2,900 करोड़ दिए गए हैं एक्स सर्विसमैन के हेल्थ स्कीम्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। 7,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और 1,152 करोड़ दिए गए हैं क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर एमपी-लेड स्कीम्स। मैं कुछ सुझाव यहाँ पर मेरे रखना चाहूँगा। मैं एक डॉक्टर हुआ और कोरोना महामारी में समय मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है और हमारी पॉलिसी मेकिंग में एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। इसलिए मेरे सरकार से दरख्वास्त है कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वैसे ही इंडियन हेल्थ सर्विसेज का अगर केंद्र और राज्य स्तर पर गठन किया जाए तो हेल्थ पॉलिसी बनाने में, हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करने में एक बड़ा काम हमारे देश के माध्यम से हो सकता है। मुझे लगता है कि मेरे पहले वक्ताओं ने कहा है कि पब्लिक हेल्थ पर स्पेंडिंग जो आज भी है जीडीपी के 1.8% और बाकी जो देश है, श्रीलंका हो 3.76 है, बांग्लादेश 2.34 है, ये तो पिछड़े देश है। लेकिन डेवलप देशों का जो यूएसए है उसका 9% है, जर्मनी का 8% है, जापान का 9% है। तो मुझे लगता है कि हमारा लक्ष्य जो है आने वाले 2025 तक जीडीपी के 5% को स्पेंडिंग जो है वो हेल्थ पर हमें करनी होगी। तो ये कोरोना में जो कोरोना जैसी आपत्ति हमारे ऊपर आई उसमें हमें बेड की
कमी महसूस हुई, ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, इसलिए हमें मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाने पड़े। सरकार को अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने की जरूरत है। एक आरटीआई रिप्लाई के अनुसार 2019-20 में सरकार ने पब्लिसिटी और मीडिया पर 710 करोड़ खर्च किए हैं। एक तरफ तो सरकार हमारे एमपीलैंड फंड बंद कर रही है और दूसरी तरफ सूचना मंत्री ने सदन में जवाब दिया है कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने 1698 करोड़ जो है वो सिर्फ विज्ञापन पे खर्च किए हैं, मतलब प्रति वर्ष जो है वो 600 करोड़। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हमें हमारे प्रधानमंत्री जी के दर्शन होते हैं। पेट्रोल पंप पे जाए, बस स्टैंड पे जाए, कहीं पर भी जाए। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात, अच्छे जो काम करते हैं उनकी आप, मैं आता हूँ आप वहाँ सरकार ने इस वर्ष के बजट में प्रचार किया था कि हेल्थ बजट में 2.23 लाख करोड़ है और 137% की बढ़ोतरी की है। इसको हेल्थ एंड वेलबींग का नाम दिया गया है, लेकिन जब मैंने डॉक्यूमेंट पढ़े तभी रिवाइज एस्टीमेट में 78 करोड़ से 71,000 करोड़ किए गए, जिसे 10% की कटौती हुई है। तो सरकार को कोरोना महामारी के बाद मुझे लगता है कि संभल जाना चाहिए और हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब सरकार को प्रचार और प्रसार नहीं, उपचार पर खर्च और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 2017-18 में बजट घोषणा हुई कि दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने होंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 80,000 सेंटर, मतलब 55% ही बन गए हैं। अगले आने वाले 1 साल में 70,000 सेंटर्स हम कैसे बनाएंगे, इसका जवाब भी मंत्री जी दे। इसके साथ में अभी हाल ही में बिल हुआ फार्मास्यूटिकल्स पे, जहां पर फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम जो 2016 में स्वीकृत हुई, लेकिन अभी तक इस योजना को शुरू नहीं किया है। सिर्फ इस योजना में हर वर्ष 1 लाख का टोकन एलोकेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्कीम को जल्द से जल्द शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नाइपर पर चर्चा थी तभी मंत्री जी ने भी कहा कि एपीआई जो मैन्युफैक्चर चाइना में होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये स्कीम को आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर जो है वो भारत में हो पाए। एक और क्षेत्र जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है वो है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें निवेश बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 2008-2009 फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें साउथ कोरिया ने 70% जो स्टिमुलस है वो ग्रीन मेजर्स में इन्वेस्ट किए और वहाँ आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ। और उसी के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स के 2009 के रिसेशन में उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लीन एनर्जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किया। उसके वजह से वहाँ पर जॉब ज़्यादा बनी। 1 minute, there are 3 speakers from your party. 3 names have been given. So if you want to continue, you can continue, but other people will not. Only 2-3 points are left. I'll complete. प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा की, जिसमें 111 लाख करोड़ का निवेश जरूरी होगा अगले 4 वर्षों में, जिससे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक पहुंच पाएंगे। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि ये अवसर है कि हमारे पास इस पाइपलाइन का हम इस्तेमाल करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, जिसमें ई व्हीकल्स, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, ग्रीन बिल्डिंग्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरी है। इंसेंटिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज भी हमारे देश में 60% उत्पादन जो है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से होते हैं। सरकार ने अच्छे प्रयास किए हैं कि जिसमें 38% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, जिसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारा देश जो है वो विश्व में 4थे स्थान पर है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, और वर्तमान में 729 मिलियन टन ऑफ कोल भारत में प्रोड्यूस किया जाता है और अतिरिक्त 243 मिलियन टन कोल जो है वो इंपोर्ट हम करते हैं,
जिससे 1.5 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज का खर्च होता है। अगर हम बाकी देशों पर देखें, नॉर्वे अगर हम एग्जांपल ले तो 25% जो है वो हाइड्रो पावर पर है, ब्राज़ील है जो 32% बायोफ्यूल और वेस्ट एनर्जी पर है। और इस दिशा में हमारे महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार काम कर रही है, हमारे युवा नेता जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य जी ठाकरे साहब, उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 की संरचना की, जिसका लक्ष्य है कि 1.5 लाख न्यू बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑन स्टेट रोड बाय 2025। मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है। इसका अनुकरण जो है वो केंद्र शासन को भी करना बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एक अच्छा विकल्प है, जिससे भेज देंगे आपको। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए 111 वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया। टेक्नो इकोनॉमी फिजिबिलिटी और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद इसमें 25 जो वाटरवेज है वो फिजिबल और वायबल पाए गए। और नेशनल वाटरवेज 53 जिसको स्वीकृति मिली थी, जो है कल्याण, ठाणे, वसई क्रीक के बीच डेवलप होना था मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मंत्री जी जब गडकरी जी इस मंत्रालय के मिनिस्टर थे, उन्होंने इस हाउस में, इस सदन में कहा था कि 600 करोड़ इस वाटरवेज के लिए मंजूर की गए। लेकिन अभी जब मैंने मंत्री जी का उत्तर जो अभी दिसंबर 2021 का है, उसके अंदर सिर्फ 25 वाटरवेज को सैंक्शन मिला है। सर आई एम कंप्लीट लास्ट पर 25 वाटरवेज को ट्रांसपोर्ट मिला, ये मंजूरी मिली है। उसके अंदर ये मेरा मतदार संघ में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो कहीं गायब हो चुका है मंत्री जी के बोलने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि इसका फिर से सरकार विचार करे और इसके लिए निधि आवंटन करे। उसी के साथ में मैं बात अपनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या आज हर शहर के बीच में है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके कारण सरकार ने नई नीति लाई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि इसके बाद कहीं पर भी डंपिंग नहीं होगा। लेकिन आज इसके पहले जो बड़े बड़े पहाड़ लैंडफिल्स बने हैं, उसका हम उसके लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। और बायोमाइनिंग जैसा विषय जो है उसका मैंडेट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में भी है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि महाराष्ट्र में द्वारा जो बायोमाइनिंग के लिए 33 शहरों का एक प्रपोजल दिया गया है, जिसका 690 करोड़ की मांग है, उसमें मेरे क्षेत्र की 137 करोड़ की भी मांग है कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। तो उसका आप जल्द से जल्द जो निधि है उसका आवंटन करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी अभी दिक्कत है कि पहाड़ बन गए हैं, लेकिन पहाड़ को खाली अगर करना है तो बायोमाइनिंग जैसा असरदार उसके ऊपर कोई काम नहीं हो सकता है। और उसी के साथ में और एक सजाव है, क्लस्टर पॉलिसी फॉर मल्टीपल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। एक छोटा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, वो एक वायबल प्रोजेक्ट बना नहीं सकता है, वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट बना नहीं सकता, क्योंकि उसका कचरा जो डेवलप होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर 3-4 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मिलाकर अगर ये पॉलिसी हम क्लस्टर पॉलिसी अगर बनाएंगे तो देश के लिए और सभी म्यूनसिपल छोटे मोटे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनको मदद होगी। उसी के साथ में डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग के लिए सरकार फंड दे रही थी, वो बंद कर दी है। तो उसके लिए भी आप फिर से वो स्कीम शुरू करें। और मेरा लास्ट आखिरी पॉइंट जो है वो एमपी लेड फंड्स पे है। अभी आपने भी इसके ऊपर चर्चा की कि एमपी लेड फंड जो है वो बढ़ा दिए जाए। और उसी के साथ में मैं CSR पे कुछ कहना चाहूँगा कि सरकारी PSUs जो है वो सरकारी PSUs के अनस्पेंड CSR बहुत बड़े प्रमाण पर है। और अगर उसको अगर हम यूटिलाइज कर सके तो एमपी लेड के साथ CSR यूटिलाइजेशन करके हम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उसी के साथ में CSR फंड डाइवर्ट, बहुत सारी कंपनियां, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में MIDC है 2 जगह पर, तो वहाँ पर बहुत सारे बड़े पैमाने पर CSR को डाइवर्ट किया जाता है, जो कि उनका ही खुद का एक NGO होता है। और वो CSR जो जहाँ डाइवर्ट करते हैं, जहाँ वो NGO होता है वहाँ पर वो काम, मतलब तो कंपनी है महाराष्ट्र में, NGO है उत्तर प्रदेश में, तो सब फंड जो है वो उत्तर प्रदेश जाता है। तो यहाँ पर अगर हम पॉलिसी बनाएंगे कि जहाँ पर वो कंपनी स्थित है वहाँ पर ही वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर का यूटिलाइजेशन जो है CSR का अगर हम करें तो आजू बाजू के क्षेत्र का भी विकास हो पाएगा। धन्यवाद।